Hello friends, welcome back to UGC plugin in the British Literature series. एलिजाबेथन एज तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम समझेंगे जैकोबिन एज के हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड सोशल बैकग्राउंड को। साथ ही हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं आगे, देखते हैं हम कैसे जो है किंग जेम्स वन इंग्लैंड के राजा बने। सो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में। ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनका कोई वारिस नहीं था। अब जब वारिस नहीं था तो इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा? तो इसी वजह से स्कॉटलैंड के राजा को इनवाइट किया गया वहां का राजा बनने के लिए। किंग जेम्स 6 थे स्कॉटलैंड के राजा, एंड जब वो इंग्लैंड में आकर राजा बने तो उनका नेम चेंज करके उनको किंग जेम्स वन उनका नाम रख दिया गया, क्योंकि अभी तक कोई भी किंग जेम्स के नाम से इंग्लैंड का राजा नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो हमने इनकी पूरी डायनेस्टी पिछले लेक्चर्स में समझी है। ट्यूडर डायनेस्टी कैसे हेनरी 1 2 3 4 5 7 8 तक, फिर क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैरी। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, बट अब जेम्स वन के आने से स्टुअर्ट डायनेस्टी जो है वो इंग्लैंड में स्थापित हो जाती है। जेम्स वन ने इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों को ही संभाला हुआ था, जिसको कहा जाता है यूनियन ऑफ इंग्लिश एंड स्कॉटिश क्राउन। यही यूनियन जो है आगे चलकर आयरलैंड के साथ भी होगी, बट अभी इस टाइम पर नहीं, जेम्स वन के टाइम पर नहीं। एंड जब ये यूनियन हो जाती है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की, इसी वजह से इंग्लैंड का नाम पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन। ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जेम्स वन राजा तो बन गए थे, बट स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के लोगों की नेशनल आइडेंटिटी का बड़ा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो गया था। इसके अलावा किंग जेम्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस एज को समझना चाहते हैं तो उनके कैरेक्टर को भी आपको समझना पड़ेगा। जेम्स वन जो है वो बहुत ही स्टूडियस थे और स्टडीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, इसीलिए उन्होंने ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेजेस को भी मास्टर किया था। वो एक बुकवर्म की तरह थे। बुकवर्म क्या होता है? जो सारा टाइम किताबों में ही घुसे रहते हैं। सो वो बुकवर्म की तरह थे, किताबों में घुसे रहते थे और उनमें जो भी रूल्स लिखे होते थे उनको वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे, वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे। दूसरी चीज जो उनकी खराब थी, खराब भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हुए थे, वो थी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स में विश्वास रखना। सो उनको लगता था कि एक राजा का डिवाइन राइट होता है, जिसकी वजह से राजा जो भी डिसीजन ले वो सबसे ऊपर होता है, वो गॉड के डिसीजन के बराबर होता है। इसी कारण से पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी बात वो कम सुनते थे। उनको लगता था कि जो मैं सोच रहा हूं वो एक डिवाइन राइट है, वो भगवान की इच्छा होती है जो राजा सोचता है। सो इसी वजह से, इस डिवाइन राइट की वजह से वो अपनी मनमानी करने लगे एंड पार्लियामेंट और उनके बीच में क्लैश हो गए। वो लोअर क्लास के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि सारा पैसा जो भी खजाना है वो उसको अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने लिए यूज करें, जिस वजह से पार्लियामेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी राजा से। तो इनके क्लैशेस थोड़े बहुत चलते रहते थे, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जैसे एलिजाबेथन एज थी, इस एज में भी खूब ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी इंग्लैंड ने देखी। ऐसा नहीं है कि ये कोई डाउनफॉल वाली एज थी, बल्कि इसके बाद जो एजेस आएंगी उसमें इंग्लैंड ने काफी कुछ सहा है, सिविल वॉर्स एंड ऑल, वो सारा कुछ हम देखेंगे डिटेल में। तो ये जेम्स वन का कैरेक्टर था। इसके अलावा रिलीजियस कंडीशन कैसी थी? पिछली एज में हमने देखा था क्वीन एलिजाबेथ जो है वो काफी टॉलरेंट टाइप की क्वीन थी एंड उन्होंने इंग्लिश चर्च को अच्छे से एस्टैब्लिश किया था। वो वैसे प्रोटेस्टेंट थी, बट अपने फादर की इंग्लिश चर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया था, एंग्लिकन चर्च भी जिसको कहते हैं। रिलीजियस ग्राउंड्स की अगर इस एज में बात करें, जैसे इंग्लैंड में पहले से ही आपको पता है कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के झगड़े हमेशा से चलते रहते थे, वैसे ही मतभेद हमें इस टाइम पर भी देखने को मिलते हैं। राजा ने रिलीजियस मैटर्स को अपने हाथ में ले लिया था, अपने हाथ में लेने की उसने कोशिश की। जेम्स वन एक प्रोटेस्टेंट थे, उनकी मदर एक कैथोलिक थी एंड कैथोलिक लोगों को लगता था कि राजा उनके बारे में सोचेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो कैथोलिक लोग जो हैं वो काफी नाराज हो गए थे एंड उनको अब लग रहा था कि हमें एक कैथोलिक राजा चाहिए
जिसकी वजह से कंट्री में रिलीजियस टेंशन जो है बढ़ गई थी, क्योंकि उनको कैथोलिक राजा चाहिए बट प्रोटेस्टेंट राजा आ गया एंड क्लैशेस होने लगे फिर से। सो इसी के चलते एक गन पाउडर प्लॉट जो है, ऐसी घटना हुई जिसको हम एक ट्रीजन यानी कि देशद्रोह की घटना भी कह सकते हैं। कैथोलिक्स में से एक बंदा है रॉबर्ट, क्या नाम था उसका, कैट्सबी, ठीक है। रॉबर्ट कैट्सबी के नाम के एक शख्स ने क्या किया, उसने प्लान किया कि राजा और सरकार को ही उड़ा दिया जाए, बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। तो उसने 6 साथियों के साथ मिलके एक प्लॉट रचाया, एक प्लान किया कि हम राजा को और हाउस ऑफ पार्लियामेंट को बारूद से उड़ा देंगे। और उन्होंने एक डेट फिक्स की 6 नवंबर को, बट एक दिन पहले ही वो पकड़े गए एंड उनको बहुत कड़ी सजा मिली, उन सबका पता चल गया। एंड इस दिन को आज भी इंग्लैंड में 5 नवंबर को इंग्लैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड उन 6 लोगों के कागज के पुतले बनाकर बॉनफायर करते हैं, उसमें जला देते हैं। तो रिलीजियस टेंशन की ये बात है कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स का फिर से मतभेद हो रहा था, बट एनी हाउ सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल पर उनका ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। सो सोशल एंड इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इकोनॉमिकली भी इंग्लैंड जो है दिनों दिन ग्रो कर रहा था। हर दिन उसमें एक ग्रोथ हमें दिखाई देती है। कॉलोनाइजेशन जो है वो पीक पर है, बढ़ रही है। ट्रेड जो है दोनों तरफ से बढ़ रहा है, विद इन कंट्री भी एंड आउटर कंट्रीज के साथ भी ट्रेड जो है इंग्लैंड का काफी अच्छा हुआ था, जिससे इंग्लैंड में सोशल एंड इकोनॉमिकल हैप्पीनेस की ग्रोथ हो रही थी। इस ग्रोथ में एक और चीज होती है, इस ग्रोथ में अर्बनाइजेशन में भी काफी बढ़त होती है। लंदन जैसी सिटीज में लोगों के पलायन से, यानी कि लोग जो हैं अब गांव छोड़कर सिटीज की तरफ जा रहे थे, वहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक सेटअप में भी बड़े चेंजेस हमें दिखाई देते हैं इस टाइम पर। सो ये हमें पता होना चाहिए कि सोशल रिलीजियस लेवल पर जैकोबिन एज, यानी कि जो जेम्स 1 के नाम पर पड़ी है जैकोबिन एज, उसमें कैसा था। जैसे हमने क्वीन एलिजाबेथ का देखा था, वैसे सभी एजेस में हम देखेंगे कि चल क्या रहा है। क्योंकि मैं अगेन ये कहती हूँ कि जो लिटरेचर है दैट इज मिरर टू द सोसाइटी। तो अगर हम सोसाइटी को ही समझ लेंगे तो लिटरेचर को समझना बहुत आसान हो जाता है। लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो लिटरेचर भी एलिजाबेथन एज की तरह इस एज में भी खूब तरक्की पर था। शेक्सपियर इस एज में भी लिख रहे थे। साथ ही अनेकों महान ड्रामेटिस्ट जैसे बेन जॉनसन हो गए, ब्योमेंट एंड फ्लेचर हो गए, जॉन वेबस्टर हो गए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने ड्रामा के नए नए तरह से ग्रोथ की, उनको एनरिच किया, अच्छे अच्छे प्लेज उन्होंने लिखे। इस एज में ड्रामा के साथ साथ पोइट्री को भी नया रूप मिला। हमें मेटाफिजिकल पोइट्री इस एज में देखने को मिलती है, कैवेलियर पोइट्स हमें देखने को मिलेंगे। राजा खुद जो है वो लिटरेचर को काफी अप्रिशिएट करते थे, लिटरेचर में उनका डीप इंटरेस्ट था। राजा और क्वीन एन, उनकी वाइफ जो क्वीन एन, उनका भी एक डीप इंटरेस्ट था प्लेज में, ड्रामाज में। तो वो भी इन लोगों से कनेक्टेड रहती थी जो ड्रामा कंपनीज थी। किंग जेम्स 1 ने एक बहुत बड़ी चीज की थी, उन्होंने 1611 में बाइबल के ऑथराइज्ड वर्जन को पब्लिश किया था, जिसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ऊपर बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था। एंड आज भी इसको एक रिनाउंड टेक्स्ट की तरह इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाता है। आज के लेक्चर में हमने बैकग्राउंड देख लिया है। आज के लेक्चर में हम जैकोबिन एज के मेजर ड्रामेटिस्ट को पढ़ेंगे। मेजर ड्रामेटिस्ट जिनमें बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, ब्योमेंट एंड फ्लेचर एंड जॉर्ज चैपमैन, इन 5 लोगों का नाम आता है। ब्योमेंट एंड फ्लेचर को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो ये 5 मेजर ड्रामेटिस्ट आपको बहुत अच्छे से करनी है, इनकी काफी सारी डिटेल्स आपको पता करनी है, जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे भी। इसके अलावा कुछ 7-8 माइनर ऑथर्स भी हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली सरफेस लेवल पर पढ़कर जाने हैं। इनका कोई 1 या 2 वर्क्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो ये 7 जो है माइनर ड्रामेटिस्ट हैं, तो इनको भी आप छोड़ नहीं सकते, इनकी भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको डेफिनेटली करनी।
सबसे पहले हम बेन जॉनसन को देखेंगे। बेन जॉनसन इस एज के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हम कह सकते हैं, जिनको पोएट लोरेट की उपाधि भी मिली थी। वैसे ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लोरेट नहीं है, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लोरेट माना जाता है ड्राइडन को, बट फिर भी इनको ये उपाधि दी गई थी। ये एक पोएट हैं, प्ले राइट हैं, क्रिटिक हैं। तो इनकी डिटेल्स हमें हर तरह से करनी है, बायोग्राफिकल डिटेल्स, क्रिटिकल कॉमेंट, सब कुछ करना है। इन्होंने सैटिरिकल कॉमेडीज में शार्प विट को ऐड किया था, जिसकी वजह से एक नया रेवोल्यूशन हमें कॉमेडीज में देखने को मिला था। अब इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स की बात करें तो इनका जो फर्स्ट प्रोफेशन था ब्रिक लेयरिंग था, उसके बाद ये कैसे प्ले राइट बने, वो सारी चीजें हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ था वेस्टमिनिस्टर में, वेस्टमिनिस्टर नाम की जगह में, जो कि लंदन में है। इनके जन्म के 1 मंथ के बाद ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। अब इनकी मदर ने जिससे शादी की, इनके स्टेप फादर, वो एक ब्रिकलेयर थे। उन्हीं को फॉलो करके फैमिली में जो गरीबी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको देख के बेन जॉनसन ने भी ब्रिकलेयरिंग का काम शुरू किया। ये स्कूल कभी नहीं जा पा रहे थे, बट जब इनका पढ़ाई में इंटरेस्ट इन्होंने जाहिर किया तो इनको एक इंसान मिले, विलियम कैम्पडन। विलियम कैम्पडन ने इनको क्लासिकल ऑथर से रूबरू करवाया। उन्होंने इनको होमर के बारे में, वर्जिल के बारे में इंट्रोड्यूस किया, जिससे इनका पढ़ाई में और ज्यादा इंटरेस्ट बना। एंड ये वेस्टमिनिस्टर एबे नाम के एक, जैसे यहाँ सरकारी स्कूल होते हैं अपने इंडिया में, वैसा एक स्कूल था, वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया। बाद में इन्होंने हायर एजुकेशन भी ली कैम्ब्रिज से। एंड ब्रिकलेयरिंग के बाद इन्होंने सोचा कि एक रेपुटेड कोई प्रोफेशन लिया जाए, तो ये सोल्जर बन गए। जब ये सोल्जर का काम छोड़कर वापस आए नॉर्मल दुनिया में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ब्रेवरी के किस्से लोगों को सुनाने शुरू किया। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, कुछ लोग अपने आप को सोल्जर बताते हैं और ऐसे ऐसे किस्से लोगों को सुनाते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसे ही किस्से इन्होंने भी सुनाने शुरू किए। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने एडमायरल्स मेन नाम की एक थिएटर कंपनी को ज्वाइन किया। एडमायरल्स मेन जो है वो वहां की एक रेपुटेड थिएटर कंपनी थी। वहां पर ये राइटर और एक्टर दोनों का काम करते थे। तो ये लिखना भी इन्होंने शुरू किया, एक्टिंग भी इन्होंने शुरू की। एंड एक क्वेश्चन आपसे कुछ एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो प्ले होने वाला था स्टेज पे, एंड इन्होंने हीरोनिमो, जो मेन हीरो है उस प्ले का, उसका रोल प्ले किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर को स्टडी किया था, यूज किया था। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमर जो है, मेडिसिन में इसे कहते हैं फ्लूइड। पुराने टाइम पर और इवन आज के टाइम पर भी साइंस ये मानती है कि हमारी जो बॉडी है वो लिक्विड से बनी है एंड अलग अलग तरह के फ्लूइड्स उसमें फ्लो कर रहे हैं। अब उस टाइम पर यह भी माना जाता है कि हमारी बॉडी में जो 4 तरह के लिक्विड्स हैं, अगर ये बैलेंस्ड हैं तो हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी है, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई भी लिक्विड बैलेंस्ड नहीं है तो हमारी जो बॉडी है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। वो लिक्विड कौन कौन से हैं? वो लिक्विड हैं ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम। ये 4 तरह के ह्यूमर या लिक्विड या फ्लूइड इसको कहते हैं। जॉनसन ने इनको स्टडी किया एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्लेज हैं, जो कॉमेडीज हैं, जो प्लेज हैं, उनमें भी हम इन ह्यूमर को, इन फ्लूइड्स को यूज करते हैं। एंड जॉनसन ने इसको अलग से कैटेगराइज किया है और उन्होंने कहा है कि ये 2 तरह के ह्यूमर होते हैं, प्लेज की बात कर रहे हैं वो, और 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के ह्यूमर लोगों में पाए जाते हैं। पहला ह्यूमर है ट्रू ह्यूमर, आप इसको नोट कर सकते हैं, ट्रू ह्यूमर, एंड दूसरा जो है वो है आर्टिफिशियल ह्यूमर। तो 2 तरह के ह्यूमर बेन जॉनसन के अकॉर्डिंग है। अब इनका मतलब क्या है ट्रू ह्यूमर एंड आर्टिफिशियल ह्यूमर का? जब कोई भी इंसान के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी होती है, कोई उसके अंदर टैलेंट है एंड वो उस टैलेंट की वजह से फेमस हो जाए तो उसको ट्रू ह्यूमर कहते हैं। जैसे हम एक्टर्स की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, या कोई प्लेयर की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, ही इज गुड
इन क्रिकेट, तो वो उस चीज में फेमस हुए, तो उनके अंदर क्या है, ट्रू ह्यूमर है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल ह्यूमर, जिसको एडॉप्टेड ह्यूमर भी कहते हैं, और ये उन्होंने यूज किया है अरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए, जो ज्यादातर दिखावा या लोगों को अपनी पर्सनालिटी दिखाने में विश्वास करते हैं, अपनी पर्सनालिटी का शो ऑफ करते हैं, उनके लिए या उनके अंदर ये आर्टिफिशियल ह्यूमर होता है। तो ह्यूमर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने अपने प्लेज में यूज किया था। इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी मिल जाता है, 4 तरह के ह्यूमर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। एडमायर्स मैन, थिएटर में इनकी जर्नी कैसी थी वो भी देख लेते हैं। सो थिएटर में एक प्ले के बाद इनकी एक प्लेयर, एक एक्टर के साथ लड़ाई हो गई थी जिसका नाम था गैब्रियल स्पेंसर। गैब्रियल स्पेंसर से इतनी लड़ाई हुई, हॉट हेडेड तो इनको कहते ही थे, इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो इन्होंने उसको गुस्से में मार दिया। अब जब मार दिया तो इसकी सजा तो डेथ ही होगी, बट इनको उसमें भी बेनिफिट ऑफ क्लर्जी मिल गया। बेनिफिट ऑफ क्लर्जी क्या होता है, पहले के टाइम पर ऐसा होता था जिसको लैटिन लैंग्वेज पढ़नी आती है उसको डेथ की सजा नहीं मिलती थी, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट या बेनिफिट ऑफ क्लर्जी मिल जाता था, जिसकी वजह से किसी और सजा से उसकी सजा रिप्लेस कर दी जाती थी। तो क्योंकि इनको लैटिन की एग्जाम्स पढ़नी आती थी, इसलिए इनको क्या सजा मिली, इनके थंब के ऊपर टी लेटर गुदवा दिया गया। अगर आपने स्कारलेट लेटर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो उसकी हेस्टर प्राइन है उसको एडल्ट्री के लिए उसको उसके कपड़ों पर ए जो है वो गुदवा दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है, ए मीन्स एडल्ट्री। तो इनके थंब के ऊपर टी लिख दिया था एंड इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, जिसकी वजह से जेल से छूट गए। क्वीन एलिजाबेथ जो है, इन क्वीन एलिजाबेथ को ये पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके बारे में उटपटांग चीजें ये लिखते रहते थे। एंड जेम्स वन को ये थोड़ा बहुत फेवर करते थे, बट जेम्स वन के बारे में भी इन्होंने उटपटांग लिखा था, जिसकी वजह से इनको कई बार जेल जाना पड़ता था, क्योंकि राजा और रानी के बारे में आप उटपटांग लिखोगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस टाइम पर हो रही थी। इसके अलावा इन्हें बहुत से लोग जो हैं फॉलो करते थे, बहुत सारे राइटर्स इनको फॉलो करते थे। उनको कहा जाता था सन्स ऑफ बेन या फिर ट्राइब ऑफ बेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइब ऑफ बेन क्या है, जो बेन जॉनसन के राइटिंग स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मास्क आपको पता होना चाहिए। मास्क वो वाले मास्क नहीं है जो हम कोविड में लगा रहे थे या जो फेस के ऊपर मास्क होते हैं। मास्क डेवलप हुए इस टाइम पर जैकोबियन एज में। मास्क होता क्या है, जब एक्टर सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ एक एनक्लोज्ड एरिया में कोई प्ले को परफॉर्म करते हैं तो उसको मास्क कहा जाता था। इसमें क्या होता था, बड़े बड़े एलीट और मैग्निफिशेंट कॉस्ट्यूम्स को बहुत बड़े बड़े लेविश सेट्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता था, और एक एनक्लोज्ड ग्रुप के लिए सिर्फ ये प्लेज होते थे, इसको मास्क कहते थे। एंड बेन जॉनसन ने रॉयल मास्क लिखे। बाद में जो है इनिगो जोन्स को अपॉइंट किया गया एंड जॉनसन ने उसके साथ कोलैबोरेट किया। इनिगो जोन्स कौन है? इनिगो जोन्स एक स्टेज डिजाइनर हैं जो कॉस्ट्यूम्स को, बड़े शानदार स्टेजेस को जो है सेटअप करते थे। एंड बेन जॉनसन एंड इनिगो जोन्स ने मिलकर बहुत सारे शानदार सेट का निर्माण किया, बहुत सारे शानदार मास्क को परफॉर्म कराया। बट बाद में जो है इनकी थोड़ी बहुत खटपट भी हो जाती है, क्योंकि इनिगो जोन्स को लगता है कि सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। बेन जॉनसन कहते हैं कि तुम्हें कैसे जाना चाहिए, मैं प्ले नहीं लिखूंगा तो फिर तुम उसको परफॉर्म कैसे करवाओगे। तो इस तरह की इनकी खटपट भी सामने आती है। बट इनिगो जोन्स जो वर्ड है, जो नेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हु इज इनिगो जोन्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। बेन जॉनसन ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं और मैक्सिमम कॉमेडीज लिखी हैं, कॉमेडीज के लिए ही वो फेमस हैं। बट उनकी एक ट्रेजेडी भी आपको पता होनी चाहिए, सिजानस हिज फॉल। इसका टाइटल आपको पता होना चाहिए, समरी या स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके प्लेज में से ये 4 प्लेज जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों प्लेज की सारी डिटेल्स आपको करनी है, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर, सिंबल,
एनिमल्स, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, ईयर आपको पता होना चाहिए, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, और इसी के बाद एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर भी लिखा था उन्होंने, बट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्पोन अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सब टाइटल, ओपनिंग लाइन्स, कैरेक्टर्स किस चीज को शो कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, इसकी भी ओपनिंग, सारे कैरेक्टर्स के नेम, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टोरी लाइन, सब कुछ। एपिसीन एक कॉमेडी है अगेन, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसका सब टाइटल है साइलेंट विमेन, और छोटी छोटी डिटेल्स आपको इन चारों प्लेज की करनी ही है। इनकी कॉमेडीज पर किसका इन्फ्लुएंस था? रोमन ऑथर एरिस्टोफेन्स एंड प्लॉटस, ये दोनों नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बेन जॉनसन की कॉमेडीज के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था? एरिस्टोफेन्स एंड प्लॉटस, ये रोमन ऑथर्स हैं, रोमन ड्रामेटिस्ट हैं, इनका इन्फ्लुएंस इनकी कॉमेडीज में दिखाई देता है, तो इसको भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है, नेम्स आप नोट कर सकते हो। जॉनसन के पोएटिक स्टाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अपनी कॉमेडीज में विट का यूज किया था, इसके साथ साथ आयम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखा था, तो पोएटिक स्टाइल की भी कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, इनडायरेक्टली कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑथर हैं जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर को मास्टर ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी हम कह सकते हैं। अभी हमने कॉमेडीज पढ़ी बेन जॉनसन की, अभी हम जॉन वेबस्टर की ट्रेजेडीज देखेंगे। सो इनको ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता है, डार्क एंड ट्रेजिक प्लेज लिखने के लिए जाना जाता है। इनके प्लेज में स्पेनिश ट्रेजेडी की तरह हम ये कह सकते हैं, या सिनिकन ट्रेजेडी की तरह वायलेंस है, बहुत सारे षड्यंत्र होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिखाई देता है। सो इनके बहुत सारे प्लेज में से हमें 2 प्लेज डिटेल में करने हैं, और वो दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है द वाइट डेविल। इस प्ले में हमें पॉलिटिक्स मिल जाएगी, एम्बिशन मिल जाएगा, रिवेंज हमें दिखाई देगा, तो ये इसकी मेन थीम्स हैं। वाइट डेविल एक्चुअल में कोई डेविल नहीं है, बल्कि एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है विक्टोरिया, जो अपने सुंदर रूप की वजह से, जिसको वाइट वर्ड से संबोधित किया गया है, एंड उसकी जो डेविलिश बिहेवियर है उसकी वजह से उसको डेविल कहा गया। तो व्हाइट डेविल कौन है? विक्टोरिया है। इस कहानी का भी आपको सब कुछ करना है, कैरेक्टर्स, थीम्स, ओपनिंग, एंडिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं पिछले एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्क है द डचेस ऑफ माल्फी। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। डचेस ऑफ माल्फी इतना फेमस वर्क है कि इंडिया की ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको रखा जाता है। ये भी एक ट्रेजेडी है जिसमें एक विडो है डचेस जिसका नाम है, और कैसे वो अपने भाइयों से अपनी सीक्रेट मैरिज को छुपाती है, और उसके जो भाई हैं लालच के कारण, सब कुछ खुद हड़पने के कारण, वो नहीं चाहते कि उनकी बहन किसी और से शादी करे और उनकी जो जायदाद है उसका बंटवारा हो, एंड वो इस रीजन से बसोला नाम के एक बंदे को वो हायर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बहन की जिंदगी को नर्क बनाते हैं, एंड एंड में सब कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है, इवन उसके ब्रदर्स की भी डेथ हो जाती है, बसोला की डेथ हो जाती है, एंटोनियो की, सबकी डेथ हो जाती है, सिर्फ जो डचेस है उसका एक बेटा बचता है। सो इस प्ले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सेनेकन ट्रेजेडी में दिखती है, लव, बिट्रेयल, अब्यूज ऑफ पावर, ये सारी इसकी थीम्स हैं। तो इसकी भी बहुत सारी कोटेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्टोरी लाइन पता होगी तो कोटेशन समझनी आसान होगी। शेक्सपियर के जैसी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी सिंपल है शेक्सपियर की लैंग्वेज से, तो कोटेशंस भी अगर आती हैं तो भी हम समझ पाएंगे, बट स्टोरी लाइन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो एक लॉन्ग समरी आपको इसकी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑथर्स हैं बियोमेंट एंड फ्लेचर। अब बियोमेंट एंड फ्लेचर को हमेशा जो है इकट्ठे इनको रखा जाता है। इन दोनों ने जैकोबियन एज में अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह बनाई है। इनके वर्क्स में हमें कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, विट, इंट्रीग्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, और इनके मैक्सिमम जो वर्क्स हैं वो कोलैबोरेशन में हैं।
इसीलिए भी इनका नाम जो है वो इकट्ठे लिखा जाता है। सो ब्योमेंट एंड फ्लेचर के ये 4 प्लेज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है 4th वन, द नाइट ऑफ द बर्निंग पैसल, ये आपको जरूर से जरूर करना है। ये स्टोरी लाइन आपको इसकी पता होनी चाहिए। ये जो प्ले है ये प्ले विद इन द प्ले टेक्निक से लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, यानी कि एक प्ले जो हम पढ़ेंगे और उस प्ले के अंदर भी एक प्ले हो रहा है, सो जिसको कहते हैं प्ले विद इन द प्ले। तो इसमें एक प्ले है और प्ले के अंदर एक प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली मर्चेंट्स के ऊपर एक सटायर है और एक सटीरिकल कॉमेडी है। तो इसको आपको डिटेल में करना है। उसके अलावा मेड्स ट्रेजेडी, फ्लास्टर, ए किंग एंड नो किंग, इनकी सिर्फ सरफेस लेवल पर कहानी आपको पता करके जानी है, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। सरफेस लेवल के क्वेश्चन इन तीनों वर्क से आपको वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑथर है जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन जो है वो एक पोइट भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं। मेनली वो एक ट्रांसलेटर के रूप में फेमस हुए थे एंड ड्रामेटिस्ट तो हैं ही। और एक और कॉन्सेप्ट है वॉर ऑफ थिएटर्स। वॉर ऑफ थिएटर्स में बहुत सारे जो ड्रामेटिस्ट हैं उनकी एक दूसरे के साथ प्लेज के थ्रू वॉर चल रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई हथियार लेकर लोग वॉर कर रहे थे, उसके भी एक पार्ट थे। सो इनका जो नाम है वो फेमस हुआ था होमर के एपिक्स को ट्रांसलेट करने की वजह से। चैपमैन ने होमर के इलियड को एंड ओडिसी दोनों एपिक्स को जो है ट्रांसलेट किया है। एंड इनके जो ट्रांसलेशंस हैं उन्होंने सदियों तक इंग्लिश ऑथर्स को इन्फ्लुएंस किया है। उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे लोगों ने जो है इन वर्क्स को पढ़ा है, ट्रांसलेट किया है, इंस्पिरेशन ली है। इन ट्रांसलेशंस के अलावा इनके कुछ और वर्क्स हैं जो आपको सरफेस लेवल पर देखने हैं। सो चैपमैन की सिर्फ ऊपर ऊपर की डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। बहुत डेप्थ में हमें इनका कुछ पढ़ना नहीं है। एक टाइटल हमें पता होना चाहिए, द शेडो ऑफ नाइट। ये जो है टाइटल है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकी पोइट्री कलेक्शन है। इसके साथ साथ आपको ये दोनों ड्रामास के नाम भी पता होने चाहिए, बिजी द एम्बियोस, द रिवेंज ऑफ बिजी द एम्बियोस। तो ये वर्क्स आपको सरफेस लेवल पर करने हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारे माइनर ड्रामेटिस्ट बचे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले इन वर्क्स को जो मैंने बताया है इनकी समरीज पढ़ लें, उसके बाद जो है आगे का लेक्चर आप हमारा कवर करेंगे हम। तो उसमें हम सारे माइनर ऑथर्स को देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको लिखवाऊंगी और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की और उनकी लाइफ की कुछ जरूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी जिससे जनरली हमने क्वेश्चंस देखे हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।